चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप क्लास 11th में ऑलरेडी भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ चुके हैं और आज इस चैप्टर में आप मानव भूगोल के प्रकृति और इसके विशेष क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का डायरेक्टली संबंध क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट से है। तो थोड़ा सा क्लास 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक कंसेप्ट में आता है टर्म्स, वो है भूगोल। यहाँ पे भूगोल का शाब्दिक अर्थ बतलाया गया है आपको। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं भूगोल में। देखिए, भूगोल का जो अंग्रेजी होता है, ये सब बेसिक टर्म है, इसे आप लोग थोड़ा सा समझते चलिए। देन आफ्टर हम लोग मानव भूगोल यानी कि चैप्टर फर्स्ट को एक अच्छे कंसेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो जो भूगोल का अंग्रेजी होता है वो होता है ज्योग्राफी। और ये जो शब्द ज्योग्राफी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द, फेमस, बहुत ही फेमस वर्ड है ग्रीक। जो भी आप समझ सुनिएगा, बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिला होगा कि ग्रीक भाषा के शब्द से। तो ये भी जो ज्योग्राफी शब्द है, ग्रीक भाषा के दो शब्द, जो कि आपका पहला जो हो गया जियो, पहला जो आपका शब्द हो जाता है जियो और दूसरा आपका हो जाता है ग्राफोस, या आप ग्राफ भी इसे कर सकते हैं। तो ग्राफोस, जियो और ग्राफोस से क्या हुआ है, ये शब्द मिलकर बना है आपका ज्योग्राफी। जियो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है क्या? वर्णन, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं ज्योग्राफी। यानी सिंपल सा अगर टर्म में हम लोग समझे तो पृथ्वी के अध्ययन को कहते हैं जियोग्राफी। आपसे एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि ज्योग्राफी के जनक यानी ज्योग्राफी के पिता, भूगोल के पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा? तो बिल्कुल इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। थोड़ा सा इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो इरेटोस्थनीज थे, इरेटोस्थनीज ने दुनिया का पहला नक्शा यानी कि पहला मानचित्र बनाया था। दुनिया का पहला मानचित्र इरेटोस्थनीज नहीं बनाया था। और इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, भूगोल के जनक के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। अगर यहीं पे बात की जाए कि भारतीय जनक कौन है ज्योग्राफी के यानी भूगोल के, भारतीय जनक कौन है, तो यहाँ पर इसका आप जवाब दीजिएगा क्या? जेम्स रैनेल। तो जेम्स रैनेल जो है आपके ज्योग्राफी के भारतीय जनक हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, भूगोल के भारतीय जनक जेम्स रैनेल। और जेम्स रैनेल, इन्होंने बंगाल का नक्शा यानी बंगाल का मानचित्र बनाया था और ये भारतीय भूगोल के जनक है। अब सेकंड वर्ड यहाँ पर हम लोग बात करें, जो हमारा जो टर्म्स आता है कि भूगोल के घटक, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था भौतिक भूगोल के बारे में और क्लास 12th में आप पढ़े मानव भूगोल के बारे में। तो भूगोल के सिंपली अगर बात कर ले हम, तो भूगोल के दो घटक होते हैं। पहला जो होता है आपका वो भौतिक घटक होता है। टर्म्स को समझते चलिएगा, मैं आपको फुल्ली अच्छे तरीके से किताब को समझा दूंगा और आप जब एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा तो आपको एक भी टर्म्स ऐसा नहीं लगेगा जो कि छूट गया है। अगर कोई टर्म्स आपको लगे कि छूट गया है जब चैप्टर फिनिश हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें बताइएगा, तो हम उसे आपको बाद में उसे पूरा कर देंगे। लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद रहती है कि एक भी टर्म्स आपका छूटे नहीं। तो पहला जो आपका होता है भौतिक घटक, दो घटक मैंने आपको बताया भूगोल के, पहला आपका भौतिक घटक और दूसरा होता है मानवीय घटक। तो आप भौतिक घटक को क्या कर सकते हो? भौतिक घटक को आप प्राकृतिक घटक भी कर सकते हैं। तो समझिएगा, जैसे भौतिक घटक में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे जल हो गया, पानी हो गया, तो ये भौतिक घटक में आ गया। कोई भी संसाधन हो गए, जल हो गया, संसाधन हो गया, और भी आप खनिज हो गए, वनस्पति, ये सब भू आकृति, ये सब जो हो गए भौतिक घटक के अंतर्गत आए। क्लास 11th में तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है ताकि आपको जो ये चैप्टर है इसे समझने में आपको आसानी हो और आप इस चैप्टर को पूरी मतलब फुल्ले अच्छे तरीके से समझ कर आप इसे याद कर पाएं। हो सके तो आप इसे नोट भी करते चलिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, और कॉपी कलम तो लेकर ही बैठिएगा, तभी आपकी पढ़ाई हो सकती है। दूसरा आपका मानवीय घटक हो जाता है। मानवीय घटक में जैसे हो गया घर हो गया, हमारा गांव हो गया, ये सब जो आते हैं मानवीय घटक के अंतर्गत आते हैं। नहर हो गया, बंदरगाह, तो जो भी मानव ने इसे बनाया है तो वो सब हो गया आपका मानवीय घटक। और जो प्रकृति ने बनाया है उसे कहते हैं हम लोग भौतिक घटक। भौतिक घटक यानी कहने का मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया, तो ये हो गया भौतिक घटक। अब दोस्तों यहाँ से आपको भूगोल की दो शाखाओं को समझने में आसानी मिलेगी। अगर आपने भौतिक घटक और मानवीय घटक को समझ लिया है तो आप यहाँ पर देखिए दो टर्म्स को समझिएगा। भूगोल की दो शाखा कौन कौन? तो पहला आपका हो गया भौतिक भूगोल और दूसरा आपका हो गया मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल सिंपली इसी टर्म्स को समझिए जो यहाँ पर मैंने आपको भौतिक घटक बताया, और जो यहाँ पर मानव भूगोल जो मैंने यहाँ पे मानवीय घटक बताया, तो इसके बारे में हम लोग जनरली पढ़ते हैं। इसको डिफाइन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, देखिए मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो आप अगर भौतिक भूगोल को कहना चाहें तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, यानी कि एक ये क्या है, तो ये भी एक जो आपका भौतिक भूगोल है, भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें आप पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, अध्ययन किया जाता है। और मतलब
भौतिक स्वरूप कहने का मतलब क्या, जिसके अंतर्गत जलवायु आ गया, आपका भू संरचना हो गया, मृदा हो गए, जीव हो गए, जल हो गया, जैसे अभी मानवीय जो मैंने आपको भौतिक घटक में बताया यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो भौतिक घटक में जो मैंने आपको बताया उसी से आप लोग भौतिक मतलब भूगोल को समझ सकते हैं। तो भौतिक पर्यावरण का हम लोग क्या करते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मानव भूगोल की बात आ गई, तो मानव भूगोल क्या कहता है कि देखिए भौतिक पर्यावरण में ही क्या करते हैं, भौतिक पर्यावरण के साथ ही मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। देखिए क्या यहाँ पर एक जो वर्ड आया है ये क्षेत्रीय अध्ययन, डिफिनीशन आपको लिखने के लिए आया तो आप यही डिफाइन कीजिए, ये डिफाइन कीजिए, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, फुल्ली मैं गारंटी देता हूं। तो देखिए यहाँ पर मानव भूगोल तो भौतिक पर्यावरण के साथ साथ, यानी भौतिक पर्यावरण यानी कि भौतिक भूगोल, यानी भौतिक भूगोल के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन। जैसे भौतिक भूगोल में यानी भौतिक घटक में मैंने आपको बताया जल के बारे में, जल क्या है, हमारा भौतिक भूगोल है। और जल से अगर हम लोग मानव भूगोल बनाते हैं यानी कि मानवीय घटक बनाते हैं तो क्या बनता है जी, नहर। तो नहर क्या हो गया, एक विशेष जगह का क्या हो गया, क्षेत्रीय अध्ययन हो गया। जल तो पूरा का पूरा हो गया, भौतिक पर्यावरण हो गया। तो भौतिक पर्यावरण के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मानवीय गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, क्षेत्रीय अध्ययन कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो भौतिक आपका हुआ क्या, जल, और जल का अगर हम लोग क्षेत्रीय अध्ययन करें यानी कि अगर भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करें तो आपका नहर हो जाता है। नहर के बारे में हम लोग क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। जैसे एक और टर्म समझिए, वनस्पति। तो वनस्पति आपका क्या आ जाएगा, भौतिक के अंतर्गत आ जाएगा, भौतिक घटक के अंतर्गत। और इसी से अगर हम लोग भौतिक, अगर इसी से हम लोग गेहूं की अगर चर्चा कर लें, वनस्पति तो गेहूं, यानी वनस्पति से अगर हम लोग गेहूं यानी एक विशेष क्षेत्र में जाकर उसका अध्ययन करते हैं, विशेष क्षेत्र में जाकर उसकी पढ़ाई करते हैं, तो वो मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका मानव भूगोल कहलाता है। तो समझिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उम्मीद करता हूं आपको इतना टर्म तो समझ में आ गया होगा। मानव भूगोल के अंतर्गत बिल्कुल क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं, जैसे आपका राजनीतिक हो गया, सामाजिक क्रियाकलाप जो भी आपके हो गए वो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे आपने द्वैतवाद का नाम सुना होगा, कल आपने 11th में द्वैतवाद पढ़ा था। तो देखिए द्वैतवाद के अगर हम लोग मत अगर रखें, मतलब दो मत होता है, तो ये इसमें भी क्या है, भूगोलवेता। भूगोलवेता उसे कहते हैं जो भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अनेक भूगोलवेताओं का क्या है, अलग अलग मत है। कोई भूगोलवेता है जो कि भूगोल की शाखाओं को, यानी भूगोल की शाखाओं को सब तो दो ही भागों में बांटते हैं, लेकिन कोई कहता है भौतिक भूगोल तो कोई कहता है मानव भूगोल। जैसे आपने वारेनियस का नाम सुना होगा, तो वारेनियस ने एक किताब लिखा है ज्योग्राफिया जनरलिस। तो ज्योग्राफिया जनरलिस में उन्होंने भूगोल के दो घटक के बारे में बताया है, एक सामान्य भूगोल और एक विशिष्ट भूगोल। और विशिष्ट भूगोल में भी उन्होंने पारदेशिक भूगोल को बताया है। पारदेशिक भूगोल में आप खगोलीय लक्षण, स्थलीय लक्षण, मानवीय लक्षण, तो इस तरह से हर चीज। तो मतलब भूगोल की शाखाओं पर भी क्या है, द्वैतवाद है, यानी दो मत है। लेकिन हमें जो पढ़ना है भूगोल की दो शाखाओं में, मुख्यतः भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में। तो भौतिक भूगोल तो आप 11th में पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग मानव भूगोल को अच्छे टर्म्स के साथ और इसके विषय क्षेत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा मानव भूगोल की परिभाषा है, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक अगर आप देखें तो अनेक जो भूगोलवेता हुए उन्होंने मानव भूगोल को डिफाइन किया, बट 3 तरह के डिफिनीशन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। पहला जो आता है रैडजेल का, ये फ्रेडरिक रैडजेल जो कि जर्मनी भूगोलवेता है, ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं, जर्मनी भूगोलवेता है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो इनकी जो एक पुस्तक आती है एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी में भूगोल मतलब मानव भूगोल को डिफाइन किया। और जनरली मानव भूगोल की जो पढ़ाई हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी से इसकी मतलब मानव भूगोल के बारे में चर्चा में लोग आए और मानव भूगोल के बारे में पढ़ा। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसके परिभाषा के बारे में, तो यहाँ पर मैं 3 परिभाषा अभी आपको बताने वाला हूँ। पहला जो रैडजेल के अनुसार, फ्रेडरिक रैडजेल जो कि जर्मनी भूगोलवेता है, और ये कहते क्या है कि मानव भूगोल, यानी जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा मानव भूगोल को मैंने आपको समझाया, तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, धरातल कहने का मतलब जो पृथ्वी हो गया, धरा, तो पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित, यहाँ पर टर्म समझिएगा, इन्होंने संश्लेषित पे जोर दिया है। यानी कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का, यानी कि मानव के समाज और पृथ्वी, यानी कि दो मानव समाज और पृथ्वी के बीच के संबंधों का क्या है, तो अध्ययन है, पढ़ाई है। ये आपके फ्रेडरिक रैडजेल कहते हैं। और फ्रेंड्स इस डिफिनीशन को आपको इसलिए अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि आगे चलकर आपको 2 टर्म्स मिलने वाले हैं, एक निश्चयवाद मिलने वाला है और एक संभववाद मिलने वाला है। तो अगर आप इस टर्म्स को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा तो आगे चलकर आप निश्चयवाद को भी अच्छे से समझ लीजिएगा और संभववाद को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी केवल नाम जानिए निश्चयवाद और संभववाद। आगे जैसे हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हम लोग पूरा इसको डिस्कस कर लेंगे और आप अच्छे खासे कंसेप्ट के साथ समझ जाइएगा। अब देखिए रैडजेल की एक शिष्या थी, यानी कि रैडजेल की स्टूडेंट थी और उनका नाम था क्या, एलन सी सैंपल। और ये कहाँ की थी, अमेरिकन, यानी ये अमेरिका की थी। कौन, एलन सी सिंपल। तो एलन सी सैंपल ने मानव भूगोल को
अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इन्होंने कुछ यहाँ पर बढ़ाया चढ़ाया, जैसे रैटजेल साहब ने क्या बोले, रैटजेल ने बताया कि मानव भूगोल जो होता है वो मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन है। लेकिन उनकी जो शिष्या थी एलन सी सेम्पल, तो एलन सी सेम्पल ने कहा कि जो मानव भूगोल है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील, क्रियाशील कहने का मतलब गतिशील, समझिएगा, मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, जो कि पृथ्वी और क्रियाशील यानी गतिशील जो मानव है, जो हम लोग हैं, हम लोग समय के साथ बदल रहे हैं ना, तो गतिशील जो मानव है उसके बीच के संबंधों का क्या है, तो एक परिवर्तनशील अध्ययन है। तो ये कहती है एलन सी सेम्पल। और एलन सी सेम्पल इन्होंने भी एक बुक लिखा था, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, तो उसमें इन्होंने बताया था। तो रैटजेल की शिष्या कौन थी, एलन सी सेम्पल। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये टर्म्स आपसे पूछा जाता है। अब देखिए रैटजेल और एलन सी सेम्पल का ये डिफिनीशन है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसे पूछा जाता है। खासतौर पे आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछ दे कि बताइए थी रैटजेल का डिफिनीशन, रैटजेल मानव भूगोल को किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो आपको ये डिफिनीशन को डायरेक्टली रट लेना है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, क्योंकि ये किसी के द्वारा कहा गया है, किसी के द्वारा दिया गया है, तो उसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको क्या करना है, आपको रट लेना है। और अगर एलन सी सेम्पल की बात तो इनके भी जो डिफिनीशन इन्होंने बताया है, इसे आप क्या कीजिए, डायरेक्टली इसे रट लीजिए। नेक्स्ट जो बात आती है, देखिए नेक्स्ट जो भूगोलवेत्ता आपके हैं पॉल विडाल डी ला ब्लास, याद रखिएगा नाम इनका थोड़ा अजीब है, पॉल विडाल डी ला ब्लास, जो कि ये फ्रांस के, वो लोग कहाँ के थे, एक जर्मन के हुए, एक अमेरिका के हुए और ये फ्रांस के। तो इन्होंने कहा कि ये भी मानव भूगोल को क्या किए, डिफाइन किए, परिभाषित किए। तो इनके द्वारा क्या डिफिनीशन दिया है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। देखिए थोड़ा बड़ा डिफिनीशन है, लेकिन अगर आप इसे समझते हैं तो आप इसे अच्छे मतलब एक कंसेप्ट के साथ समझ लीजिएगा, किसी तरह का कोई टेंशन आपको यहाँ पे नहीं होगा। देखिए बहुत ही अच्छे टर्म्स को इन्होंने बताया है, तो इसको समझ लीजिएगा, तो आपको याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित, लेकिन इसको तो डायरेक्टली आपको रखना पड़ेगा ना, जो इन्होंने लिखा है उसी को डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये जो डिफिनीशन है, 3 डिफिनीशन, इसे मैं आज कहूंगा कि आप इसे रट लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए पॉल विडाल डी ला ब्लास जो है वो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, यहाँ पर हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। जैसे क्या, जैसे देखिए मानव क्या होता है, मानव समय के साथ जैसे प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, यानी प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया है उनका हम लोग क्या करें, एक नियम के अनुसार मतलब जितने भी जीव हैं उनके संबंधों का मतलब अधिक संश्लेषित करके, उनके बारे में जानबूझ करके हम लोग उसका यूज करते हैं, उसे हम लोग मतलब अपने पृथ्वी को भी नियंत्रित रखते हैं। जो भी हमें प्रकृति ने दिया उसे एक तरह से मतलब स्पेसिफिक मैनर में हम लोग उसे एक कंसेप्ट में रख के, जो मतलब प्रकृति ने हमें दिया है, समझिएगा, जो हमें प्रकृति ने दिया है उसे मतलब हम लोग अच्छे तरीके से उपयोग करें, वही क्या है, तो ये हमारे संबंधों का एक संश्लेषित ज्ञान है। और इसे ही पॉल विडाल डी ला ब्लास ने क्या बताया है, तो मानव भूगोल को इस तरह से परिभाषित किया है। क्या कहा कि जो भी प्रकृति ने हमें दिया है उसे एक नियंत्रण पूर्वक नियंत्रित करते हुए, भौतिक नियमों का पालन करते हुए, जितने भी जीव हैं यहाँ पे उनके संबंधों का अध्ययन करते हुए एक संकल्पना से मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई है। तो पॉल विडाल डी ला ब्लास वाला डिफिनीशन भी आप लोग याद रखिएगा कि इनके द्वारा मानव भूगोल को किस तरह से परिभाषित किया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टर्म आपका आएगा प्रकृति का नियम। तो देखिए प्रकृति का नियम थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा टर्म समझना है आपको। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि निश्चयवाद आपका आएगा और एक टर्म आएगा संभववाद, तो अब वो आने वाला टर्म्स है, उसको समझने के लिए ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ इसे आप समझते चलिएगा, प्रकृति के नियम। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी जब पढ़ने जाइएगा तो आपका मन करेगा कि चलते हैं एक बार फिर से हम वीडियो ही देख लेते हैं, क्योंकि उसे पढ़ने का आपको मन नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर समझ लीजिएगा थोड़ा सा ना, तो आप जब एनसीईआरटी को पढ़ने जाएगा तो आपका फुल्ली जो होगा हार्ट डिवोटेड होगा, आप वहाँ पे आसानी पूर्वक उसे समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। देखिए प्रकृति के जो नियम है, जैसे अगर हम लोग पुराने जमाने की बात करें यानी आदिकाल के बारे में बात करें, आदिकाल यानी पुराने जमाने, आदिकाल इसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, पुराने जमाने के लोग थे। तो पुराने जमाने के जो लोग थे वो क्या करते थे, पानी भी अगर पीते थे तो उसे प्रणाम करके, यानी कि उसको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे और आज्ञा लेते थे पीने का, और तब जाकर क्या करते थे, पानी को पीते थे। आग को देवता मानते थे, मतलब पूरा विश्व में यही था, आग को देवता मानते थे, पानी को देवता मानते थे, मतलब और हवा को भी क्या करते थे, देवता मानते थे। तो बिना परमिशन के कुछ नहीं करते थे, यानी वो लोग क्या थे, प्रकृति को क्या मानते थे, मतलब वो लोग प्रकृति को अपना भगवान मानते थे, जो भी कहिए आप, और उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे आदिकाल के लोग। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। और टेक्नोलॉजी का विकास कैसे होगा, जैसे मतलब प्रकृति के नियमों को लोगों ने जाना, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, विकास हुआ, और लोग धीरे धीरे क्या हो गए, मॉडर्नाइज हो गए, और नया जो
आपका नए जमाने की तकनीक हुआ, और इसमें क्या हुआ, तकनीकी ज्ञान ज्यादातर हुआ। नए जमाने में क्या हुआ, तकनीकी ज्ञान का क्या हुआ, तो ज्यादातर इसमें विस्तार हुआ। और तकनीकी ज्ञान का विकास होने के कारण अब लोग यहाँ पर क्या करने लगे, पहले क्या था, देखिए समझिएगा, एक एग्जाम्पल भी है, मैं उस एग्जाम्पल को आपके बुक में दिया गया एग्जाम्पल है तो उसे आप समझिएगा। पहले यहाँ पर समझ लीजिए, आदिकाल के लोग क्या थे, अगर पानी भी पीते थे ना तो वो लोग क्या करते थे, पूछ कर आज्ञा लेकर, मतलब प्रकृति को अपना भगवान मानते थे। लेकिन जब जैसे जैसे तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, लोग क्या करने लगे, प्रकृति को अपना दास बनाने लगे। पहले लोग, आदिकाल के लोग क्या थे, प्रकृति के दास थे, यानी प्रकृति के गुलाम ये लोग थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो अब क्या हो गया कि जो नए जमाने के जो लोग हैं वो लोग क्या करने लगे, प्रकृति को अपना गुलाम बनाने लगे। और प्रकृति का गुलाम बनाने लगे ये लोग किसके माध्यम से, तो टेक्नोलॉजी के सहायता से। यानी कि यहाँ के जो लोगों ने, और हुआ भी यूं, जैसे देखिए, जैसे आदिकाल के लोगों को क्या पता था, जैसे जब उनको घर्षण और ऊर्जा के बारे में पता चला तो उन्होंने घर्षण और ऊर्जा के मतलब समन्वय से क्या किया, अग्नि के बारे में मतलब आग के बारे में पता किया। डीएनए से अनेक बीमारियों के बारे में उन्होंने पता लगाया था। और गति के नियम से हवाई जहाज जो एरोप्लेन उड़ा तो गति के नियम से, ये सारे के सारे चीजों को यहाँ पर विस्तार किया गया। तो तकनीकी ज्ञान ज्यादातर बढ़ गया। और तकनीकी ज्ञान होने के कारण क्या हुआ कि अब लोग, पहले लोग प्रकृति को अपना भगवान यानी प्रकृति के गुलाम पहले हुआ करते थे, और अब क्या करने लगे, लोग प्रकृति को गुलाम कर दिए, यानी प्रकृति पर अपना राज चलाने लगे। और पहले प्रकृति इन पे राज चलाती थी, यानी कि कोई भी आज्ञा लेकर कार्य किया करता था जैसे। तो यही आपको प्रकृति के नियम थे आदिकाल के लोगों में और नए जमाने के लोगों में। तो हुआ क्या, प्रकृति का यहाँ पे आपको जो टर्म समझना है, प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड्स के आप स्टूडेंट हो, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, और अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो इतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा जितना मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण से पहले हम लोग करते हैं, और मानव का प्रकृतिकरण। तो देखिए, मानव का प्राकृतिकरण कहने का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिकरण कहने का मतलब क्या हुआ कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। आपके बुक में एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, देखिए बिंदा वाला, जो बिंदा जो लड़का था, यहाँ पर मैं पेंसिल का कलर चेंज करता हूँ। बेंदा जो लड़का था, बेंदा मध्य भारत के यहाँ पर क्षेत्र के जंगलों में रहता था, और उसके गांव के 3 झोपड़ियां थी जो जंगल के बीच था। यानी कि जो लोग थे पहले के, आप यहाँ पर एग्जाम्पल इसको पढ़ के आप अपने बुक में समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मानव का प्रकृतिकरण क्या कहलाता है, कहता है कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यानी अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना। प्रकृति जिस रूप में हमें रखे उस रूप में हम लोग रहने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो इसे कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, यहाँ पर समझते चलिए, मानव का प्रकृतिकरण कहने का मतलब कि प्रकृति हमें जिस रूप में ढाल दे वो हो गया मानव का प्रकृतिकरण। यानी कि क्या, मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण। तो याद रखिएगा, मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। यानी कि जो मानव था वो मानव क्या था, तो प्रकृति का दास था। प्रकृति का दास कौन था, तो प्रकृति का दास था आपका कौन, तो मानव। तो मानव जो था वो प्रकृति का दास था, मानव का प्रकृतिकरण। समझिएगा, यहीं से राइटजेल और एलेंसी सैंपल वाली जो बात आती है, मैं यहीं से समझाकर आपको वो सारे निश्चयवाद और संभववाद की अवधारणा को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो मानव प्रकृति का दास है, यह आपके मानव के प्रकृतिकरण में हुआ। यानी कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। यानी कि लोग क्या थे, पुराने जमाने के जो लोग थे, यानी कि जो लोग थे वो लोग प्रकृति को अपना दास मानते थे। मतलब जो मानव था वो प्रकृति का क्या था, दास था, प्रकृति को अपना सब कुछ मानता था। और यहीं से क्या हुआ, एक विचारधारा का उत्पन्न हुआ, एक विचारधारा जो कि यहाँ पर राइटजेल और एलेंसी सैंपल ने क्या बताया था, बहुत ही पुरानी विचारधारा है, निश्चयवाद की विचारधारा। तो ये टर्म्स भी आपको नीचे मिलेगा डिफिनीशन के तौर पे, तो उसे मैं आपको समझाऊंगा। बस यहाँ पे आप लोग समझिए, निश्चयवाद क्या था। निश्चयवाद कहने का मतलब वही था कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का क्या है, तो दास है। ये निश्चयवाद के अंतर्गत आता है। और संभववाद का मतलब था, जो पॉल डी ब्लास थे उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं, प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पर देखिए, ऊपर टर्म्स में क्या हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर पढ़ा हम लोगों ने मानव का प्रकृतिकरण। इसमें क्या कहता है कि मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यानी मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, मानव का प्रकृतिकरण। और मानव का प्रकृति का मानवीकरण क्या हुआ, मानव का तकनीकी अपनाकर प्रकृति
को अपने अनुसार ढाल लेना, यानी प्रकृति को क्या कर रहा है, अपने अनुसार ढाल रहा है, यानी प्रकृति को अपना क्या बना रहा है, गुलाम बना रहा है। तो यहाँ पर जो अवधारणा थी कि प्रकृति जो है, मनुष्य जो है प्रकृति का दास है, वो अवधारणा यहाँ पर साफा साफ क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पर नई अवधारणा क्या आ गई कि नई अवधारणा आ गई कि प्रकृति का स्वामी कौन है, तो मनुष्य है। तो प्रकृति का स्वामी कौन है यहाँ पे, तो प्रकृति का स्वामी अब बन गया आपका मनुष्य। तो ये अवधारणा आ गई प्रकृति के मानवीकरण को। तो इसे आप लोग अगर विचारधारा के अंतर्गत देखें तो इसके कहा जाता है संभववाद। तो संभववाद के अंतर्गत क्या कहता है, संभववाद किसे कहते हैं, तो प्रकृति जो है वो मानव जो है प्रकृति का स्वामी है, इसे संभववाद के अंतर्गत, और जो मानव जो है प्रकृति का दास है, इसे आप रख सकते हैं निश्चयवाद के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो टर्म्स हमारा देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके लिए, जो आप देखिएगा आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसे आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया जाता है कि जो और महासागरीय जो ध्रुव सागरीय लोग रहते हैं वहाँ पे, मतलब मोबाइल वाल का एग्जांपल देकर समझाया गया, आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग एक टर्म्स को समझ रहे थे कि निश्चयवाद क्या है और संभववाद क्या है। निश्चयवाद क्या है और संभववाद क्या है। तो निश्चयवाद के आप समझिए, निश्चयवाद कहने का मतलब हो गया यह पुरानी विचारधारा था, और निश्चयवाद का मतलब था, निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता था, यानी मानव जो था वो प्रकृति का दास था। किसके अनुसार, निश्चयवाद। तो निश्चयवाद का अगर एग्जाम पूछे आपका डेफिनेशन, तो डायरेक्ट आप बताइए कि मनुष्य जो था वो प्रकृति का दास, किसके अंतर्गत है, किस विचारधारा के अंतर्गत, तो निश्चयवाद के अंतर्गत। और अगर संभववाद की बात करें तो इसमें मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी है। तो मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी है, वो संभववाद के अंतर्गत। और देखिए आपने क्या पढ़ा था कि मानव, यहाँ पर रैटजेल अगर हम लोग बात करें, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इसमें हम लोग रैटजेल और एनएनसी सैंपल कुछ भूगोलवेता ने मानव के प्रकृतिकरण यानी कि किसको निश्चयवाद को क्या किया, तो बढ़ावा दिया, निश्चयवाद को बढ़ावा दिया। और कहाँ के थे ये जर्मनी के थे। तो जर्मनी वाले लोग निश्चयवाद को बढ़ावा दे रहे थे, और ये जो प्रकृति का मानवीकरण, ये जो फ्रांस के जो थे वर्ल्ड प्लस, तो वर्ल्ड प्लस जो थे ये किसको, संभववाद की धारणा को बढ़ावा दे रहे थे। ये कह रहे थे कि नहीं, मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी है। तो एग्जांपल आप समझ सकते हैं। देखिए हुआ क्या, अभी का हम लोग अगर समझ सकते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत ही अवधारणा है। कैसे, जैसे अगर मनुष्य जो होता वो प्रकृति का स्वामी होता तो आज हम लोग ये जो कोरोना महामारी देख रहे हैं, ये कोरोना महामारी हमारे समक्ष नहीं होता। क्योंकि लोगों ने क्या किया, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, हिमस्खलन हुआ, बहुत सारी यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हुआ, जिसके कारण हम लोग आज इस महामारी का मतलब जूझ रहे हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण तो ये हमारे समझ से भी क्या है, तो ये मतलब सटीक नहीं है। तो ये विचारधारा था, और ये विचारधारा लोगों ने दिया, भूगोलवेताओं ने दिया। और कुछ विचारधारा जो कि उसमें कहा गया कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का क्या है, तो दास है, और यहाँ पर कहा गया कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी है। तो अब यहाँ पर दोनों लोग क्या होते, लड़ रहे थे। कोई कह रहा था कि मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी है, तो कोई कह रहा था कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। तो दो तरह की विचारधारा यहाँ पे उत्पन्न हो गई थी। पहला विचारधारा क्या, कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है, ये किसके अंतर्गत आया, निश्चयवाद के अंतर्गत। और संभववाद के अंतर्गत क्या आया, कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी है। तो ये जो दो लोग लड़ रहे थे आपस में, जैसे मतलब दो मतलब विचारधाराएं आपस में जब लड़ रही थी, तो एक नया विचारधारा का उत्पन्न हुआ। और पहले एक टर्म्स आप लोग समझिए। देखिए प्रकृति का मानवीकरण में हम लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुर्गी अगर अंडे देती है तो वो पर डे ना अंडे देगी, लेकिन यहाँ पर इतना ना हम लोग तेज हो गए हैं, फास्ट हो गए हैं, कि हम लोग क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट उस मुर्गी को ही पेट क्या कर दो, मुर्गी का पेट फाड़ दो और उससे अंडे क्या करो, निकाल लो। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से क्या हो गया, प्रकृति का मानवीकरण के अंतर्गत आ गया, कि जो मनुष्य वो प्रकृति का क्या हो गया, स्वामी हो गया। तो अगर मुर्गी का आप पेट अगर पूरा फाड़ देते हैं, अंडा निकालते हैं, तो ये तो आपके लिए घातक ही साबित होगा। तो प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण आप लोग समझ सकते हैं। तो और इसके बीच में अब जब ये दो विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी, तो ग्रिफिथ टेलर जो कि अमेरिकी भूगोलवेता थे, तो ग्रिफिथ टेलर जी आए, नाम याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर। टेलर का काम क्या होता है, जोड़ना, दर्जी है ना, तो जोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, एक नौ निश्चयवाद विचारधारा को उत्पन्न किया। और नौ निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्गी, इसे मध्य मार्गी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इन्होंने एक मध्य मार्गी विचारधारा को दिया। और इन्होंने बताया क्या, कि जो ये नौ निश्चयवाद है, यानी कि जो लोग होते हैं, मतलब या तो आप
जो मनुष्य जो होता है वो प्रकृति का स्वामी भी होता है और मनुष्य जो होता है वो प्रकृति का दास भी है। तो इन्होंने दोनों बातों को क्या कर लिया, आपस में जोड़ दिया और इन्होंने बताया कि सभी कार्य होने की संभावना अलग अलग होती है, मानव इन संभावनाओं का क्या है, स्वामी है, यानी कि इस दुनिया में कुछ भी क्या है तो निश्चित नहीं है। ग्रिफिथ टेलर का ये कहना है और ग्रिफिथ टेलर ने नौ निश्चयवाद की अवधारणा को क्या किया, प्रस्तुत किया। इन्होंने निश्चयवाद की अवधारणा को भी जोड़ दिया। निश्चयवाद में क्या कहा गया था कि प्रकृति जो होती है, मनुष्य जो होता है प्रकृति का दास होता है, किसके अंतर्गत, निश्चयवाद के अंतर्गत। तो इन्होंने इसको भी क्या कर लिया, सही मान लिया और संभववाद को भी इन्होंने सही मान लिया कि नहीं भाई मनुष्य भी जो है वो क्या है, प्रकृति का स्वामी है। यानी कि दोनों का क्या है, अनुनाश्रय क्या है, अपने आप में एक संबंध है, इंटरेक्टिव क्या है तो संबंध है। तो नौ निश्चयवाद का अवधारणा अगर आपसे पूछे तो आप यही बताइए कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्गी मार्ग को परिलक्षित करता है कौन, तो नौ निश्चयवाद। इसे रुको और जाओ का नाम भी दिया गया था। रुको और जाओ क्यों, देखिए यहाँ पर ये ग्रिफिथ टेलर ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ। पहले जो ऊपर की ओर हम लोग लेते हैं रेड कलर, समझिएगा ये समझाने के लिए। ट्रैफिक लाइट आपने देखा होगा तो रेड कलर हो गया और यहाँ पर मुझे येलो की आवश्यकता है। येलो तो हमें मिल नहीं रहा है, चलिए तो येलो, चलिए सॉरी, यहाँ पर हमें येलो समझिएगा और यहाँ पर आपका ये रेड हो गया। रेड, येलो और क्या होता है, एक और कलर कौन होता है, ट्रैफिक लाइट में एक और कलर होता है ग्रीन कलर। तो आपका रेड, येलो और यहाँ पर ग्रीन कलर, तो तीन तरह के कलर से उन्होंने समझाने का मतलब समझाए हैं नौ निश्चयवाद की अवधारणा को। जैसे ग्रेड का मतलब क्या होता है, रुको, लाल का मतलब करो प्रतीक्षा और पीला कहता है हो तैयार। इसमें क्या होता है, तैयार, और इसमें क्या होता है, जाओ, यानी कि रुको और जाओ। अगर प्रकृति ने तुम्हें कुछ दिया तो उससे रुको, काम करो और तैयार रहो, फिर उसको क्या करो, चले जाओ। यानी कि दोनों को इन्होंने निश्चयवाद की अवधारणा को भी और संभववाद की अवधारणा को भी इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया और इन्होंने रुको और जाओ का क्या किया, तो एक संभावना, रुको और जाओ का विचारधारा प्रस्तुत किया। रुको और जाओ समझ गए आप लोग। रुको का कहने का मतलब हो गया कि प्रकृति ने जो तुम्हें दिया है उसका अच्छे से यूज करो, एक स्पेसिफिक मैनर में यूज करो, स्वार्थी मत हो, उसको अच्छे तरीके से यूज करो, फिर उसके बाद आप क्या करो, चले जाओ। तो रुको और जाओ की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे, तो अमेरिकी भूगोलवेता थे। एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज की इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मानव भूगोल की शाखा के बारे में। तो भूगोल की दो शाखा होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर में हम लोग भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन करने का मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, जैसे जल हो गया आपका भौतिक घटक, और उसी को हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत अगर पढ़ेंगे तो जैसे जल हो गया तो हम लोग नहर का एग्जांपल लेकर पढ़ लेंगे। एक क्षेत्र के आधार में, मतलब एक स्पेसिफिक क्षेत्र में, एक खास क्षेत्र में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। और मानव भूगोल की परिभाषाएं, तो रैटजेल के अनुसार क्या परिभाषा था, याद रखिएगा। एलएनसी सैंपल ने क्या दिया, पॉल विडाल डी प्लास के क्या द्वारा क्या था। और हम लोगों ने प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण में पढ़ा कि प्रकृति का मानवीकरण यानी मानव का जो प्रकृतिकरण है, इसमें कहा जाता है कि जो मनुष्य होता है वो प्रकृति का दास होता है, और जो प्रकृति का जो मानवीकरण है, प्रकृति का मानवीकरण में कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का क्या है, स्वामी है। और उसमें होता है निश्चयवाद की अवधारणा इसमें प्रस्तुत हो गई मानव का प्रकृतिकरण में, और मानव का प्रकृति का मानवीकरण में संभववाद की। और संभववाद और निश्चयवाद के बीच जो अवधारणा आई उसे हम लोग मध्यमार्गी अवधारणा के नाम से जानते हैं, और उसका नया नाम क्या है, नौ निश्चयवाद यानी न्यू डेटोनिज्म। तो ध्यान दीजिएगा, मध्यमार्गी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था, ग्रिफिथ टेलर ने। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट को फुल्ली क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी आपको अच्छे खासे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, कुछ कंसेप्टुअल वाइज मैंने कंसेप्ट बनाकर आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया। और आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में जब आप पढ़ने जाइएगा तो इतना आप पढ़ेगा तो आपको लेंदी थोड़ा सा लगेगा, बट यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगर आप जाइएगा प्रकृति, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण तक अगर आप पढ़िएगा तो इतने ही कंसेप्ट आपको पढ़ने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।